नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं या टॉपिक हैं वो पूरे हो चुके हैं। उसमें जो क्रिया शब्द है, जो चौथा शब्द मैंने बोला है क्रिया, वही क्रिया शब्द मैं समझा रहा था। क्रिया चल रहा था, क्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, क्या होती है, ये सब बता रहे थे हम। तो क्रिया जिस शब्द से कार्य का होना समझ में आए या जिस शब्द से कार्य का पूरा होना समझ में आए उसे कहते हैं क्रिया। तो क्रिया में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में बताया था। वह क्रिया जो कर्म के साथ आती है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया, और वह क्रिया जो कर्म रहित होती है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए कुछ तरीके बताए थे, जैसे कि कैसे शब्द से हम अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं, या क्या शब्द से अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया को पहचान सकते हैं। वाक्य बनाकर भी समझाएंगे कि क्रिया की पहचान कैसे करेंगे। देखते हैं, लिखेंगे क्रिया की पहचान। कौन सी क्रिया की पहचान? तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। पहली बात तो कैसे शब्द से, या हम कह लें क्या शब्द से, क्या शब्द से क्रिया की पहचान करेंगे। कैसे? कोई वाक्य है, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है। राम पुस्तक पढ़ रहा है या राम पुस्तक पढ़ता है। तो जो पढ़ना है इसे कहेंगे क्रिया, और जो राम है उसे कहेंगे कर्ता, और जो पुस्तक है उसे कहेंगे कर्म। कि राम क्या कर्म कर रहा है? राम पुस्तक को पढ़ रहा है। तो जो पुस्तक शब्द है वह कर्म है। कर्म के साथ, या हम कह लें क्रिया के साथ अगर कर्म आए तो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। इसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। तो क्या से समझेंगे? राम क्या पढ़ रहा है। अगर क्या शब्द में आंसर हो कि पुस्तक पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ रहा है, अखबार पढ़ रहा है, तो हम कहेंगे उसमें कर्म है, यानी सकर्मक क्रिया होगी। या हम कह लें राम सो रहा है। राम सो रहा है। तो राम तो फिर से करता है, सोना क्रिया है। अब फिर से क्या शब्द से पहचानेंगे राम क्या कर रहा है? तो राम सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है। तो क्या शब्द से हम वाक्य को पहचान सकते हैं, क्रिया की पहचान कर सकते हैं, कौन सी सकर्मक क्रिया होगी, कौन सी अकर्मक क्रिया होगी। तो हम कह सकते हैं ये अकर्मक क्रिया होगी। जैसे हम कह लें ज़्यादातर वाक्यों में कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, ये तीनों पाए जाते हैं। जिस वाक्य में कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। और जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे कहेंगे अकर्मक क्रिया। तो आप लोग नोट कर लें। अब देखेंगे किसे शब्द से, जैसे अध्यापक ने
छात्रों को अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो अध्यापक है वह कर्ता है, छात्र है वह कर्म है, और हिंदी भी कर्म है, और पढ़ाना ये वाक्य में क्रिया है। लेकिन ये अकर्मक क्रिया हो गई या सकर्मक क्रिया हो गई, तो ये जो वाक्य है वह सकर्मक क्रिया का वाक्य है, और सकर्मक क्रिया में ये द्विकर्मक क्रिया का वाक्य है, क्योंकि इसमें दो कर्म है। कितने कर्म है? दो कर्म है। तो किसे हिंदी पढ़ाई, किसे से पहचानेंगे? किसे हिंदी पढ़ाई? छात्रों को हिंदी पढ़ाई। किसे पढ़ाई? छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो क्या से पहचानेंगे, कैसे से पहचानेंगे? अगर इनसे भी पता ना चले तो हम कर्म, कर्ता और क्रिया की पहचान अच्छी तरीके से कर लेंगे इस सूत्र से। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें। अब देखते हैं कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान देख चुके हैं। अब द्विकर्मक क्रिया या हम कह लें एक कर्मक क्रिया की कुछ पहचान करेंगे। द्विकर्मक क्रिया या एक कर्मक क्रिया की पहचान कुछ करेंगे, देखेंगे हिंदी। अब देखेंगे द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया का मतलब ये है कि जिसमें एक कर्म हो। एक कर्म हो, जैसे मोहन क्रिकेट खेल रहा है, इसमें एक कर्म है। क्रिकेट क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, इसमें एक कर्म है। तो ये एक कर्म का वाक्य है, यानी एक कर्मक क्रिया है। अब कहेंगे द्विकर्मक क्रिया, जिसमें दो कर्म होते हैं, जैसा भी बताया था हमने, जैसे बताया था। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, या हम कह लें मोहन ने गाय को चारा खिलाया। मोहन ने गाय को चारा खिलाया। अब इसमें द्विकर्मक क्रिया में कर्म देखेंगे। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं। पहली बात तो दो कर्म होते हैं। एक कर्म होता है मुख्य कर्म, और एक कर्म होता है गौण कर्म। गौण कर्म। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म देखने को मिलते हैं। अब दो कर्म है, उनको नाम भी दे दें तो कहेंगे पहला होगा मुख्य कर्म, दूसरा होगा गौण कर्म। अब ये मुख्य कर्म और गौण कर्म कैसे पहचानेंगे? जैसे परीक्षा में अगर आ जाए इस तरह से कोई वाक्य हो और इसमें कर दिया जाए कि दो कर्म हैं और हम इस कर्म को, जो गाय है, इसे रेखांकित कर रहे हैं, और बोल दिया जाए निम्नलिखित वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वह गौण कर्म है या फिर मुख्य कर्म है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि गौण कर्म है या मुख्य कर्म है? तो पहचानने का तरीका है, जो मुख्य कर्म होता है वह क्रिया के ठीक पहले होता है। जो मुख्य कर्म होता है वह क्रिया के ठीक पहले होगा। तो खिलाना क्रिया है। खिलाना क्या है? क्रिया है। और इसके ठीक पहले कौन सा कर्म है? चारा। तो यहाँ चारा जो शब्द है वह मुख्य कर्म हो जाएगा। चारा जो शब्द है वह मुख्य कर्म हो जाएगा। अगर इस शब्द से पहचान ना हो सके कि क्रिया के ठीक पहले क्या है, तो हम कह सकते हैं मुख्य जो कर्म होता है वह निर्जीव होगा, सदैव निर्जीव होगा।
जो मुख्य कर्म होगा सदैव निर्जीव होगा। कैसा होगा? सदैव निर्जीव होगा, क्योंकि जो विभक्ति होती है कारक की, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म की बात हो रही है, को शब्द प्रयोग में नहीं आ रहा है, जबकि कर्म में को आता है, तो निर्जीव होगा, तो इसमें को जो है वो नहीं आएगा, को शब्द नहीं होगा, को शब्द नहीं होगा। तो 3 पहचान बताएंगे अभी तक मुख्य कर्म की। पहली बात तो क्रिया के ठीक पहले शब्द होगा, क्रिया के ठीक पहले कर्म होगा। अगर पहले कर्म न समझ में आए तो वह निर्जीव होगा, सदैव सदैव निर्जीव होगा। जैसे चारा एक निर्जीव है, सजीव नहीं है। और अगर इससे भी पहचान ना हो तो को नहीं लगा होगा। तो 3 में से कोई तो ध्यान रहेगा। ठीक है, अगला देखेंगे गौण कर्म। क्रिया के ठीक पहले तो मुख्य कर्म हो गया, लेकिन मुख्य कर्म के पहले गौण कर्म होगा। मुख्य कर्म के पहले गौण कर्म होगा। मुख्य कर्म के पहले, ये क्रिया के ठीक पहले है, इसके पहले मुख्य कर्म, तो ये कर्म के पहले यानी मुख्य कर्म के पहले कर्म होगा गौण कर्म। या हम कह लें यह सजीव होगा। कैसा होगा? सजीव होगा, क्योंकि गाय एक सजीव जानवर है, तो सजीव होगा। ये निर्जीव है तो ये सजीव होगा। या हम कह लें को शब्द प्रयोग होगा, को शब्द प्रयोग होगा, को शब्द प्रयोग होगा। तो द्विकर्मक क्रिया में दोनों कर्म अगर पहचानने हो तो कैसे पहचानेंगे? पहला कर्म होता है मुख्य कर्म और दूसरा कर्म होता है गौण कर्म। पहला कर्म होता है मुख्य कर्म और दूसरा कर्म होता है गौण कर्म। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ये तो कर्म के आधार पर क्रिया का विभाजन हो गया, सकर्मक और अकर्मक। अब देखेंगे संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर नंबर बा कह लें हम। संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। NCERT की जो बुक है उसमें भी संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से 5 भेद होते हैं, कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं देखेंगे। नंबर एक पूर्वकालिक क्रिया, या हम कह लें संयुक्त क्रिया। नंबर 1 होगी संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। नंबर 2 होगी पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3 होगी, नंबर 1 संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4 होगी नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया। ये 5 क्रियाएं होती हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर 5 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कृदंत क्रिया।
लेकिन अगर प्रयोग व संरचना के आधार पर पूछी जाए तो इनके प्रकार 8 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 8। तो यहाँ लिखेंगे प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। नंबर 1 पर रहेगी सामान्य क्रिया। नंबर 1 पर रहेगी सामान्य क्रिया। नंबर 2 पर रहेगी संयुक्त क्रिया। नंबर 3 पर रहेगी पूर्वकालिक क्रिया। और नंबर 4 पर रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 5 पर रहेगी नाम धातु क्रिया। नंबर 6 पर रहेगी कृदंत क्रिया। और नंबर 7 पर रहेगी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया सहायक क्रिया सहायक क्रिया। और नंबर 8 पर रहेगी सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया। ये क्रिया के 8 भेद होते हैं। क्रिया के 8 भेद होते हैं। प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। अगर पेपर में लिख के आ जाए कि संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो 5 भेद होते हैं, जो पहले लिखे थे हमने। लेकिन प्रयोग व संरचना के आधार पर अगर लिख करके आ जाए तो क्रिया के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया। नंबर 2 संयुक्त क्रिया। नंबर 3 पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 4 प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 5 नाम धातु क्रिया। नंबर 6 कृदंत क्रिया। नंबर 7 सहायक क्रिया। नंबर 8 सजातीय क्रिया। अब देखेंगे एक एक क्रिया को डिटेल से देखेंगे। नंबर 1 हेडिंग रहेगी सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया। नंबर 1 हेडिंग रहेगी सामान्य क्रिया। अब सामान्य क्रिया की अगर परिभाषा लिखें तो कहेंगे जिस वाक्य में कार्य का होना एक क्रिया से जिस वाक्य में कार्य एक क्रिया से होता है, ऐसा लिख सकते हैं। जिस वाक्य में कार्य एक क्रिया से होता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में एक कार्य हो, कितना हो? एक कार्य हो या एक ही क्रिया हो, उसे सामान्य क्रिया कह सकते हैं। या हम कह लें जिस वाक्य में एक कार्य व एक क्रिया हो, एक कार्य व एक क्रिया हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दे सकते हैं अजय क्रिकेट खेलता है। अजय क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर कार्य एक ही हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलना। और यहाँ पर क्रिया कौन सी है? खेलना। तो एक क्रिया है, एक कार्य है, ये हो गया कार्य, और ये हो गई क्रिया। या हम कह लें शिवम गाना
गाता है। शिवम गाना गाता है। तो यहाँ पर एक ही कार्य हो रहा है गाना, एक ही कार्य हो रहा है गाना, या हम कह लें गाता, ये क्रिया है, या हम कह लें सीता खाना बनाती है। सीता खाना बनाती है। तो यहाँ पर कार्य जो हो रहा है खाना, और बनाना है क्रिया, बनाना है क्रिया। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वह सामान्य क्रिया के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं वह सामान्य क्रिया के उदाहरण होते हैं। यहाँ सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं चलेंगी। यहाँ कर्म के आधार पर क्रिया का विभाजन नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है प्रयोग व संरचना के आधार पर। किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं क्रिया को, क्या उसकी संरचना है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। और अगली देखेंगे संयुक्त क्रिया। अगली देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया नंबर 2, संयुक्त क्रिया। हेडिंग रहेगी संयुक्त क्रिया। इसकी अगर परिभाषा लिखें, जिस वाक्य में एक कार्य दो क्रियाओं के संयोजन से होता है, दो क्रियाओं के संयोजन से होता है। जिस वाक्य में एक कार्य दो क्रियाओं के संयोजन से होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं जिस वाक्य में एक कार्य दो क्रियाओं के संयोजन से हो रहा है। कार्य एक ही हो रहा है लेकिन क्रियाएं दो हो रही हैं और दोनों का संयोजन हो रहा है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में एक कार्य दो क्रियाओं के संयोजन से होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे, जैसे मोहन ने पाठ पढ़ लिया। मोहन ने पाठ पढ़ लिया। तो पढ़ना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है। ये दो क्रियाएं अलग अलग हैं लेकिन इन दोनों का संयोजन हो रहा है, यानी एक कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? क्या पढ़ लिया है? तो उसने पाठ पढ़ लिया है। मोहन ने पाठ पढ़ लिया है। तो कार्य तो एक ही है, पाठ को पढ़ना। ये हो गया कार्य, और पढ़ना ये हो गई क्रिया, और लेना ये भी क्रिया है। तो दोनों क्रियाओं का संयोजन हो रहा है, दोनों क्रियाओं का संयोजन हो रहा है लेकिन कार्य एक ही हो रहा है।
मोहन ने पाठ पढ़ लिया। याम कह लें, याम कह लें। रीता ने खाना पका लिया। रीता ने खाना पका लिया। तो जो खाना है वह कार्य है, पकाना है वह क्रिया है, और लिया भी क्रिया है। इन दोनों का संयोजन हो रहा है तो एक ही कार्य हो रहा है, खाना को पकाना। याम कह लें, याम कह लें। राम ने, याम कह लें। आपने कपड़े धो लिए। आपने कपड़े धो लिए। तो जो कपड़ा है वह कार्य है, धोना यह क्रिया है, और लिए भी यानी लेना ये क्रिया है। इन दोनों क्रियाओं का संयोजन हो रहा है तो इसे कहेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का वाक्य हो गया ये। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें संयुक्त क्रिया की श्रेणी में रखा जाता है। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगली देखेंगे पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 3, पूर्वकालिक क्रिया। हेडिंग रहेगी पूर्वकालिक क्रिया। हेडिंग रहेगी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हम कह लें किसी वाक्य में दो कार्य दो क्रियाओं से होते हैं। दो कार्य दो क्रियाओं से होते हैं तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। किसी वाक्य में दो कार्य दो क्रियाओं से होते हैं। क्रिया कितनी होंगी? दो, कार्य भी दो होंगे। तो जो पहले वाली क्रिया होगी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो पहले वाली क्रिया होगी उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण रवि खाना खाकर सो गया। रवि खाना खाकर सो गया। तो यहाँ पहला कार्य तो ये हुआ है खाना। पहला कार्य हुआ है खाना। खाकर यानी पहली क्रिया, खाकर यानी पहली क्रिया। सोना भी एक कार्य है तो ये भी सेकंड क्रिया। तो खाना खाया ये अलग कार्य है, सोना एक अलग कार्य है, लेकिन खाना खाकर सो गया तो पहली वाली जो क्रिया होगी वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। पहले वाली जो क्रिया होगी वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। रवि खाना खाकर सो गया। याम कह लें। विशाल
विशाल पुस्तक पढ़कर, विशाल पुस्तक पढ़कर चला गया। विशाल पुस्तक पढ़कर चला गया। तो यहाँ पहला कार्य है पुस्तक को पढ़ना, और पढ़ना होती है क्रिया। दूसरा कार्य चला गया, वहाँ से चला गया। तो पढ़कर जो है, पढ़कर ये पूर्वकालिक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। अगर इस पर रेखांकित कर दिया जाए तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगी। या बता दिया जाए ये वाक्य दिया है विशाल पुस्तक पढ़कर चला गया, इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो पढ़कर, पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया होगी, या पढ़ना पूर्वकालिक क्रिया होगी। जाना, ये चलना, ये दूसरी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया पढ़ना होगी। तो मित्रों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्रियाएं समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो फटाफट से चैनल को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।